हेलो डियर स्टूडेंट्स। आशा है कल जो मैंने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ से संबंधित वीडियो अपलोड किया है वो आप लोगों ने देख लिया होगा और इसके संबंध में जो जानकारी मैंने आप लोगों के साथ में साझा की थी वो आपको समझ में भी आ गई होगी। मैं डॉक्टर विभा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर, आज फिर आपके साथ में विधि शास्त्र के अंतर्गत एनालिटिकल स्कूल यानी विश्लेषणात्मक विचारधारा में जो नियो ऑस्टिनियन विचारधारा है, हैंस केल्सन के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के बारे में और भी जानकारियां साझा करूंगी। आप सभी का प्योर थ्योरी ऑफ लॉ से संबंधित इस पार्ट बी में स्वागत है। तो आइए हम लोग इस सिद्धांत के बारे में थोड़ी सी और भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये बात तो हमें भली प्रकार से अब मालूम ही है कि प्रोफेसर हंस केल्सन ने यह कहा कि क्योंकि विधि के सिद्धांतों में अनेक तरह के तत्व मिश्रित हो चुके हैं, इसलिए अब यह आवश्यक है कि उस सिद्धांत में जो कि निश्चयात्मक विधि से संबंधित है, उस सिद्धांत में से बाकी के सभी तत्वों को निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए और विधि को उसके शुद्ध रूप में पहचाना जाए, समझा जाए और उसके बारे में जानकारी ली जाए। तो उन्होंने जो थ्योरी प्रतिपादित की थी शुद्ध विधि के सिद्धांत की यानी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ की, उसमें हम पाते हैं कि कुछ प्रमुख पहलू हैं। सबसे पहला जो एस्पेक्ट है वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉर्मेटिव साइंस यानी कि मानकीय विज्ञान की व्याख्या। केल्सन ने शुद्ध विधि के सिद्धांत या विधि के विज्ञान की विषय वस्तु मानक को कहा है, जिनकी प्रकृति विधिक मानकों की है और जो कुछ कृत्यों को विधिक या अविधिक बना देते हैं। The subject matter of pure theory of Kelsen or the science of law, according to Kelsen, is the norm whose nature is that of a legal norm and which validates or invalidates some acts. यहां पर नॉर्म यानी मानक का अर्थ है कि कुछ होना चाहिए या घटित होना चाहिए। समथिंग ought to be or ought to happen। विशेषकर इससे यह आशित है, यह एक्सपेक्टेड है कि मानव प्राणियों को निश्चित तरीके से व्यवहार करना चाहिए। That human beings should act in a particular manner। मानक निश्चित मानव कृत्यों का द्योतक है जो दूसरों के व्यवहार के प्रति जारी होता है। Norm is indicative of the particular acts of human beings which are issued towards the behavior of others। तो केल्सन महोदय के अनुसार मानक की अपनी अंतर वस्तु तीन तरह से जारी हो सकती है। पहली कि वह निश्चित व्यवहार का आदेश देते हो कि भाई कमांड के रूप में कहा जाए कि आप इस तरह से कार्य करें, या जहां वे निश्चित व्यवहार की अनुमति देते हो यानी परमिशन देते हो कि आप ये पर्टिकुलर कार्य करें, और जहां वे निश्चित व्यवहार के लिए अधिकृत करते हो यानी किसी व्यक्ति को अधिकार देते हो। ठीक है ना? तो अब इन सभी को मिलाकर के जब हम मानकों के स्वरूप को देखते हैं तो हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि मानक या नियम का अर्थ इच्छा का कृत्य है। इट इज द एक्ट ऑफ विल। केल्सन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी क्रिया से दूसरे के व्यवहार के प्रति इच्छा प्रकट करता है, या दूसरे शब्दों में कहे कि यदि वह ऐसे व्यवहार के बारे में आदर्श या अनुमति या अधिकार देता है, तो उसके कार्य का अर्थ इस कथन के द्वारा तो वर्णित नहीं हो सकता कि दूसरा व्यक्ति भविष्य में अपने व्यवहार को उसके अनुसार करेगा, बल्कि
यह कहना ज्यादा उचित होगा कि उसे उस तरह का व्यवहार करना चाहिए, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि केल्सन महोदय के अनुसार बाध्यकारी तत्व होने के कारण इस मानक से संबंधित जो अर्थ है वह है जो है, या भविष्य में जो होगा, जिसे हम कहते हैं कि यह होना चाहिए, जिसे ऑट स्टेटमेंट के रूप में हम जानते हैं। तो यहां पर यह हमें स्पष्ट हो जाता है कि यह जो मानक है या विधि का विज्ञान है, यह प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न है। तो जान लेते हैं कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल साइंस। यह प्राकृतिक विज्ञान से किस प्रकार से भिन्न है। प्राकृतिक विज्ञान हम लोग जानते हैं कि प्रकृति के कार्य कारण संबंध पर आधारित होती है। नेचुरल साइंस इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन एक्शन एंड कॉज, यानी कि जो कार्य और कारण के रूप में घटित हुई है। तो प्राकृतिक विज्ञान का आधार स्रोत प्रकृति प्रस्थापना यानी ऑट प्रपोजिशन पर आधारित होती है। इस बात को यदि हम यूं कहें या यूं समझें कि जैसे ऑक्सीजन की एक पर्टिकुलर मात्रा और हाइड्रोजन की निश्चित मात्रा को यदि मिला दिया जाए तो वह पानी बन जाता है ना। या फिर कोई वस्तु अगर ऊंचाई से फेंकी जाती है तो वह नीचे जरूर ही गिरेगी, है ना। ऊंचाई पर अगर आप किसी वस्तु को उछाल करके भी फेंके तो भी वह नीचे आती है ना। तो ये हो गया अवश्यंभावी सिद्धांतों से संबंधित। लेकिन विधि के अंतर्गत ऐसा नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि विधि का नियम जो है वह यह कहता है कि चोरी करने वाले को दंड दिया जाना चाहिए या उसे दंड मिलना चाहिए। अब ये बात तो सही है कि जो चोरी करे उसे दंड मिलना चाहिए, तो यहाँ पर कार्य भी है और ought यानी ये ऐसा होना चाहिए तत्व भी है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि अमुक व्यक्ति ने चोरी की है इसीलिए उसको दंडित होना चाहिए, ये जो एस्पेक्ट है ये विधि शास्त्र की विषय वस्तु नहीं है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को दंड मिलना कई अन्य तथ्यों पर आधारित होगा, जैसे कि वह पकड़ा जाता है या नहीं पकड़ा जाता है, उसके विरुद्ध वो आरोप साबित हो पाता है या नहीं साबित हो पाता है। तो इसी कारण से केल्सन महोदय के अनुसार शुद्ध विधि का सिद्धांत मानकत्व यानी नॉर्मेटिविटी से संबंधित है, जिसमें कि केवल वे मानक जो यह अपेक्षा करते हैं कि व्यक्तियों को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, केवल वही विधि शास्त्र की आधार वस्तु है। यह इस तथ्य का अध्ययन नहीं करता है कि व्यक्तियों का वास्तविक व्यवहार क्या है ना। इट डजंट एक्चुअली स्टडी द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। अब यहीं पर ही जब हम चाहिए यानी ought की बात करते हैं तो समझना जरूरी है कि ऑस्टिन महोदय के अनुसार उनका क्या अर्थ है जब वह कहते हैं कि एक लीगल ought यानी विधिक चाहिए में और मॉरल ought यानी नैतिक चाहिए में अंतर है। तो समझ लेते हैं डिफरेंस ऑफ लीगल ought फ्रॉम मॉरल ought। नैतिक चाहिए और विधिक चाहिए में क्या भिन्नता है उसको देख लेते हैं। तो केल्सन महोदय के अनुसार विधिक चाहिए
और नैतिक चाहिए के बीच का अंतर इस तरह से स्पष्ट हो सकता है कि विधिक चाहिए वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर आधारित होने के कारण बाह्य जगत में प्राप्त किया जा सकता है ना? क्योंकि लीगली अगर हम ये कहते हैं कि किसी ने चोरी की है तो उसे दंडित होना चाहिए, तो ये बात भी हम बाहरी जगत से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कौन से एक्ट के अंतर्गत वह ऑफेंस के रूप में माना गया है, उसके बाद में जब उसके विरुद्ध अगर एफआईआर दर्ज होगी तो फिर उस एफआईआर दर्ज पर किस तरह से कार्य होगा, आदि आदि। तो ये सभी चीजें बाह्य जगत से हम प्राप्त कर सकते हैं। जबकि नैतिक चाहिए आत्मनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव होता है और इसी कारण से वह व्यक्तिगत मूल्यांकन पर आधारित होता है। इट एक्चुअली इज डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल्स इवैल्यूएशन। विधिक चाहिए वैज्ञानिक अध्ययन की विषय वस्तु है। This legal ought actually is the subject matter of scientific study. जबकि नैतिक चाहिए व्यक्तिगत भावनाओं पर आधारित होने के कारण वैज्ञानिक अध्ययन की विषय वस्तु नहीं हो सकता है। Whereas the moral ought, because it is dependent on the individual's emotions or feelings and therefore it cannot be subject matter of scientific study, है ना? इसी तरह से एक और उन्होंने अंतर बतलाया और उन्होंने ये कहा कि भाई नैतिक चाहिए में अगर अपेक्षित दायित्व पूरा नहीं होता है तो उससे नैतिक दंड तो उत्पन्न हो सकता है लेकिन विधिक दंड उत्पन्न नहीं होगा। जबकि विधिक चाहिए के उल्लंघन की दशा में विधिक अनुशास्ति और उत्पीड़न दोनों ही उत्पन्न होते हैं, है ना? Sanction and coercion both arises when there is a violation of a legal ought. ठीक है, तो अब हम ये समझ लेते हैं कि ये उत्पीड़न का तत्व क्या है, उनका इससे क्या अर्थ है। सो द एलिमेंट ऑफ कोअर्शन और उत्पीड़न का जो तत्व है उसके बारे में केल्सन महोदय कहते हैं कि विधिक मानक या नियम निश्चित मानव व्यवहार की अपेक्षा करता है जिसके विरुद्ध व्यवहार किए जाने पर अनुशास्ति के रूप में उत्पीड़क कृत्य उत्पन्न होता है। इसे हम ये समझ सकते हैं कि विधि मानव व्यवहार से संबंधित उत्पीड़क आदेश है ना? The legal norm actually expects a particular kind of behavior from the human being against which, in case that behavior is not carried out, then it gives rise to the sanction or coercive action. According to Kelsen, law is a coercive order of human behavior, है ना? तो इनके जो थ्योरी के ये चार एस्पेक्ट्स हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉर्मेटिव साइंस यानी मानकीय विज्ञान की व्याख्या उन्होंने किस प्रकार से की, साथ ही साथ उन्होंने इसे प्राकृतिक विज्ञान से किस प्रकार से भिन्न माना है और उसके अलावा लीगल ऑट और मॉरल ऑट में क्या भेद है, उसमें किस प्रकार से भेद किया जाना चाहिए उसके बारे में कहा है और साथ ही साथ जो कोअर्शन यानी उत्पीड़न का जो तत्व है उसके बारे में केल्सन महोदय के क्या विचार थे। इन मेन एस्पेक्ट्स यानी उनकी थ्योरी के इन प्रमुख पहलुओं को जानने के बाद में अब हम उनकी थ्योरी जो हायरार्की ऑफ नॉर्म्स के भांति हम समझ सकते हैं उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना? So we already know that Kelsen calls his theory as a structural analysis as exact as possible of the positive law and which is free of all ethical or political judgments of value. हम जानते हैं कि केल्सन एक तरह से यह कहते हैं कि यह निश्चयात्मक विधि का जो स्ट्रक्चरल विश्लेषण है वह करता है जो कि दरअसल नैतिक और राजनैतिक जजमेंट्स जो वैल्यू जजमेंट्स होते हैं उनसे इतर है, अलग है, स्वतंत्र है। तो वो प्रतिपादन करते हैं नॉर्मेटिव
हायरार्कियल स्ट्रक्चर का, मानकीय सोपानात्मक संरचना का। तो अब ये मानकीय सोपानात्मक संरचना क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। According to Kelsen, the pure theory of law recognizes that a study of the statics of law must be supplemented by a study of its dynamics, the process of its creation. केल्सन महोदय के अनुसार शुद्ध विधि के सिद्धांत की यह मान्यता है कि स्थिर विधि का अध्ययन इसकी प्रगतिशीलता सृजन की प्रक्रिया द्वारा संपूरित होना चाहिए। यहाँ हमें यह भी समझ लेना होगा कि केल्सन महोदय के अनुसार ऑस्टिन ने जो थ्योरी प्रोपाउंड की थी वो एक्चुअली स्टैटिक यानी स्थिर प्रकृति की थी, और केल्सन महोदय ये कहते हैं कि इससे विधि की जो सृजनात्मकता है, प्रगतिशीलता है, वह प्रक्रिया जानने से हम वंचित रह जाते हैं। और इसीलिए वो कहते हैं कि शुद्ध विधि के सिद्धांत की यह मान्यता है कि स्थिर विधि का अध्ययन इसकी प्रगतिशीलता सृजन की प्रक्रिया द्वारा संपूरित यानी कि सप्लीमेंट होना चाहिए। So according to him, an analysis of positive law shows that the process by which a legal norm is created is regulated by another legal norm. उनके अनुसार निश्चयात्मक विधि का विश्लेषण यह प्रदर्शित करता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई नियम या मानक निर्मित होता है दूसरे मानक द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, ये किस तरह से होता है आगे की स्लाइड्स में आपको समझ में आ जाएगा, आप हैरान ना होइए, ठीक है ना। So then he further says that indeed usually other norms determine not only the process of creation but also to a greater or lesser extent the content of the norm created. वो कहते हैं कि वास्तव में सामान्य तौर पर दूसरा मानक केवल सृजन की प्रक्रिया निश्चित नहीं करता है, बल्कि थोड़ा बहुत सृजित होने वाले मानक की अंतर्वस्तु भी नियंत्रित करता है। किस तरह से करता है अभी हम लोग देख लेंगे। और आगे वो कहते हैं, so the task of legal theory is to clarify relations between the fundamental and all lower norms. वो कहते हैं कि विधिक सिद्धांत का कार्य मूल तथा सभी अवर यानी लोअर विधिक मानकों में संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि केल्सन महोदय के द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है उसको समझना असल में बहुत ही आसान है, हैरान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम केल्सन महोदय के द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है उसको वर्किंग में देखते हैं, प्रैक्टिकल वर्किंग ऑफ द थ्योरी जब हम देखते हैं तो हमें बहुत ही आसानी से उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत समझ में आ जाता है। तो इस थ्योरी का प्रैक्टिकल वर्किंग किस तरह से है उसको समझ लेते हैं। केल्सन महोदय ने ये कहा कि दो प्रकार के नॉर्म्स हैं, एक तो सुपीरियर नॉर्म जिसे श्रेष्ठ या उच्च मानक कहते हैं, और दूसरा इंफीरियर नॉर्म यानी अवर या निचला मानक। So according to him, every legal act relates to a norm which gives legal validity to it. हर विधिक कार्य एक मानक से संबंधित होता है जो उसे विधिक वैधता प्रदान करता है। अब यहाँ पर अगर हम उदाहरण देखना चाहें तो भली भांति जानते हैं हम कि क्लास अटेंड करना एक विधिक कार्य है ना, क्लास में प्रेजेंट होना एक विधिक कार्य है। अब ये विधिक कार्य अपनी वैधता कहाँ से प्राप्त कर रहा है, विधिक वैधता, तो क्लास में उपस्थित होने का जो कार्य है वह अपनी विधिक वैधता उस नियम से प्राप्त करता है जिस नियम के अंतर्गत ये कहा गया है कि कोई विद्यार्थी यदि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है तो उसे इतनी क्लासेस तो अटेंड करनी ही होंगी, है ना। अब ये जो मानक है कि अगर कोई विद्यार्थी
जो एक कोर्स में प्रवेश लेता है उसे निश्चित परसेंटेज क्लासेस अटेंड करनी होंगी। ये वाला नियम अपनी वैधता कहाँ से लेता है? तो ये नियम अपनी वैधता उस नियम से लेता है जहां पर ये कहा गया है कि यदि कोई विद्यार्थी इस कोर्स में प्रवेश लेता है तो उसे कम से कम इतनी क्लासेस तो अटेंड करनी ही होंगी। अब हम बोले कि फिर वो वाला नियम अपनी वैधता कहाँ से लेता है जो ये कहता है कि अगर किसी ने कोर्स में प्रवेश लिया है तो उसे इतनी क्लासेस तो अटेंड करनी ही होंगी। तो ये नियम उस नियम से अपनी वैधता लेता है जहां पर कि उस कोर्स को सेटल करने वाले या उस कोर्स को बनाने वालों को अधिकार दिया गया था कि वो उस कोर्स से संबंधित नियम बना सकते हैं। तो देख रहे हैं ना, एक हायरार्की बन रही है ना, एक सोपान सा बन रहा है, यानी एक कार्य है और उसके पीछे कोई ना कोई मानक है या नियम है ना। उसे हम मानक भी बोल सकते हैं और नियम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे केल्सन महोदय कहते हैं, the legal norm derives its validity from an external source, that is, from a particular ought norm. विधिक मानक अपनी वैधता एक बाह्य स्रोत से प्राप्त करता है, एक निश्चित चाहिए मानक से, है ना। कि भाई एक व्यक्ति क्लास अटेंड कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे इतने परसेंटेज ऑफ क्लास तो अटेंड करनी ही चाहिए। तो वो एक अलग चाहिए मानक से अपनी वैधता प्राप्त कर रहा है। आगे केल्सन महोदय कहते हैं कि एवरी लीगल नॉर्म गेन्स इट्स फोर्स फ्रॉम मोर जनरल नॉर्म व्हिच बैक्स इट, है ना। उदाहरण से ही स्पष्ट है कि हर वैधिक मानक अपना बल एक सामान्य मानक से प्राप्त करता है जो उसे समर्थन देता है, उसे बैक करता है। तो इस तरह से केल्सन महोदय कहते हैं कि अल्टीमेटली दैट हायरार्की रिलेट्स बैक टू एन इनिशियल नॉर्म और इनिशियल हाइपोथेसिस व्हिच इज कॉल्ड एज ग्रंड नॉर्म। सोपानिकी के आरंभिक मानक या प्रारंभिक प्रतिस्थापना, जिसे मूल मानक कहा जाता है, वहां तक ये वापस संबंधित होता है अंततोगत्वा, ठीक है। And it is from this norm that all inferior norms derive their force. और यह वह मानक है जिससे सभी अवर मानक अपना बल प्राप्त करते हैं, ठीक। तो ये जो नॉर्म्स हैं, इनकी जो हायरार्की है, उसमें उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से ये कहा है कि अंततोगत्वा यह सोपानिकी आरंभिक मानक या प्रारंभिक प्रतिस्थापना, जिसे मूल मानक कहा जाता है, उससे वापस संबंधित होता है और यह वह मानक है जिससे सभी अवर मानक यानी सभी निचले मानक अपना बल प्राप्त करते हैं, ठीक। तो केल्सन महोदय स्पष्ट कहते हैं that the Grund norm is the starting point in a legal system. उनके अनुसार ये जो मूल मानक है, यह किसी विधिक प्रणाली का आरंभिक बिंदु है। और वो ये भी कहते हैं कि from this base a legal system broadens down in gradation, becoming more and more detailed and specific as it progresses. वो कहते हैं कि इस आधार से एक विधिक प्रणाली में क्रमिक विस्तार में कमी होते हुए वह जैसे जैसे प्रगति करती है, वह अधिक से अधिक ब्यौरेवार तथा निश्चित होती जाती है। And therefore he calls it to be a dynamic process. वो कहते हैं कि यह पूर्णतः प्रगतिशील प्रक्रिया है। अब नेक्स्ट स्लाइड से आपको सारी बातें बिल्कुल ही क्लियर होने वाली हैं। So let's move on to the next slide. तो अब इस स्लाइड से तो आई एम 100% श्योर कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि केल्सन महोदय जो बात कहते हैं मानकों की सोपानिकी की अपने शुद्ध विधि के सिद्धांत के अंतर्गत, वो दरअसल है क्या। With this particular slide, it might be clear to all of you as to what is that hierarchy of norms that Kelsen refers to when he propounds his pure theory of law, है ना। तो
हम लोग देख रहे हैं यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, संविधान, उसके बाद भी सब्सटेंटिव लॉ यानी मौलिक विधि और प्रोसीजरल लॉ यानी प्रक्रियात्मक विधि है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये मानकों का सोपान है। देयर इज अ हायरार्की ऑफ नॉर्म्स। जितने भी ये मानक हैं, नॉर्म्स हैं, ये सभी के सभी अपनी वैधता एक दूसरे से प्राप्त करते हैं और अल्टीमेटली अंततोगत्वा संविधान से यानी कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी वैधता प्राप्त करते हैं, है ना। तो संविधान है, संविधान के अनुसार ही उसके प्रोविजंस को फॉलो करते हुए सब्सटेंटिव लॉ बनाया जाता है, मौलिक विधि बनाई जाती है। अगर मौलिक विधि के जो मानक हैं उनमें से कोई भी मानक इस तरह का हो जो संविधान के अनुच्छेदों के विरुद्ध हो तो वह असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। इट वुड बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्ट, इजंट इट? पिछले दिनों में कुछ केसेस भी आए हैं जिसमें हम लोग जानते हैं कि सब्सटेंटिव लॉ के किसी पर्टिकुलर प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है, करेक्ट। ऐसे ही फिर हम पाते हैं कि इस सब्सटेंटिव लॉ में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उसके बारे में प्रोसीजरल लॉ यानी प्रक्रियात्मक विधि भी भारतवर्ष में है, जो हम जानते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता के रूप में अपराधों के संबंध में, और सिविल प्रोसीजर कोड यानी दीवानी प्रक्रिया संहिता के रूप में, है ना। तो ये जो पर्टिकुलर मानक है, ये मानक अपनी वैधता एक दूसरे से भी प्राप्त करते हैं और अपने आप में भी ये अपनी अंतर्वस्तु का सृजन करते हैं। और फिर ये जो मानक हैं ये अपनी वैधता मौलिक विधि से यानी सब्सटेंटिव लॉ से प्राप्त करते हैं और सब्सटेंटिव लॉ के जो मानक हैं वो अपनी वैधता संविधान से प्राप्त करते हैं। संविधान को हम दंड नॉर्म यानी मूल मानक के रूप में देखते हैं, करेक्ट। तो आई रियली होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा हंस केल्सन महोदय के द्वारा जो थ्योरी प्रोपाउंड की गई है वो दरअसल क्या कहना चाह रहे हैं और उससे वो क्या अपेक्षा करते हैं, इस बात को आप भली भांति समझ गए होंगे। मेरे अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो ग्रंड नॉर्म यानी मूल मानक की बात कहते हैं केल्सन महोदय, तो वो दरअसल है क्या, और उनकी जो थ्योरी है उसको विभिन्न जो विधि शास्त्री हैं उन्होंने जो आलोचनाएं की हैं उनकी थ्योरी से रिलेटेड, उनको हम देख लेंगे और साथ ही साथ केल्सन महोदय का क्या योगदान रहा विधि शास्त्र के अंतर्गत, उसकी जानकारी भी अगले वीडियो में लेंगे। आप सभी अपने एग्जाम्स की तैयारी कर ही रहे होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना खूब ध्यान रखिए। थैंक यू so much for listening to this video. All the very best to all of you. God bless you always.